नमस्कार, मैं शिवानी राय। केवीएस के पाठ्यक्रम आरोह भाग 1 में सम्मिलित रामनरेश त्रिपाठी का पथिक है कविता, उसका अध्ययन आज करेंगे हम। उससे पहले यहाँ पर एक पंक्ति दी हुई है जो बहुत महत्वपूर्ण है। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। यह पथिक से लिया गया है यह पंक्ति। और रामनरेश त्रिपाठी का सर्वप्रथम जीवन परिचय देख लेते हैं। जन्म सन 1881 ईस्वी, कोइरीपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचना है मिलन, पथिक, स्वप्न, यह 3 खंड काव्य हैं इनके। और मानसी एक फुटकर कविता संग्रह है। मृत्यु सन 1962। इस प्रकार जन्म 1881 और मृत्यु सन 1962। रामनरेश त्रिपाठी छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि रामनरेश त्रिपाठी छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। और इन्होंने जो स्वाध्याय किया है वह हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया है। उन्होंने उस समय के कवियों के प्रिय विषय समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया है। रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया। उनकी कविताओं में देश प्रेम और व्यक्तिक प्रेम दोनों मौजूद हैं। तो रामनरेश त्रिपाठी की कविताओं में देश प्रेम और व्यक्तिक प्रेम दोनों मौजूद हैं, लेकिन देश प्रेम को ही विशेष स्थान दिया गया है। देश प्रेम को इन्होंने विशेष स्थान दिया है अपनी कविताओं में। कविता कौमुदी, यह बहुत महत्वपूर्ण है इनका। कविता कौमुदी 8 भाग है इसमें। कविता कौमुदी में उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन किया है। तो यहाँ भी यह बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि कविता कौमुदी में कितने भाग हैं। तो कविता कौमुदी में 8 भाग हैं। और उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन किया है कविता कौमुदी में, जो कि 8 भाग में है। इसी के एक खंड में ग्राम गीत संकलित है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इसी कविता कौमुदी जो 8 भाग है हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत में, इसी में एक खंड जो है वह ग्राम गीत संकलित है, जिसे उन्होंने गांव-गांव घूमकर एकत्र किया था। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने गांव-गांव घूमकर ग्राम गीत को एकत्र किया था। लोक साहित्य के संरक्षण की दृष्टि से हिंदी में यह उनका पहला मौलिक कार्य था। तो देखिए यहाँ भी यह लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि लोक साहित्य के संरक्षण की दृष्टि से हिंदी में यह उनका पहला मौलिक कार्य था, क्योंकि ज़्यादा लोक साहित्य लिखित रूप में नहीं प्राप्त होता है। इन्होंने यह मौलिक कार्य किया है पहला। हिंदी में वे बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं हिंदी में रामनरेश त्रिपाठी। उन्होंने कई वर्षों तक बानर नामक बाल पत्रिका संपादन किया। तो यहाँ भी ये प्रश्न बन सकता है कि बाल साहित्य के लिए कौन सी पत्रिका का संपादन किया। तो बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किया, जिसमें मौलिक एवं शिक्षाप्रद कहानियाँ, प्रेरक प्रसंग आदि प्रकाशित होते थे। कविता के अलावा उन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना और संस्मरण आदि अन्य विधाओं में भी रचनाएं की। तो यह भी महत्वपूर्ण है कि नाटक, उपन्यास, आलोचना और संस्मरण आदि अन्य विधाओं में रामनरेश त्रिपाठी जी ने रचनाएं की है। प्रस्तुत अंश पथिक शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया है। तो यहाँ भी एक प्रश्न बन सकता है कि जो पथिक में आरोह भाग 1 में जो ये दिया गया है अंश, वह किस सर्ग से है। तो पथिक शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया है। इस दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। यहाँ किसी साधुजन द्वारा संदेश ग्रहण करके वह देश सेवा का व्रत लेता है।
राजा द्वारा उसे मृत्युदंड मिलता है, परंतु उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती है। सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर, मनोहर, उज्ज्वल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। स्वच्छंदतावादी इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग मिलता है। अब देखते हैं हम पथिक का जो अंश है, यह कविता देखते हैं। यहाँ पर यह देख लेना अति आवश्यक है कि जो पथिक है, पथिक का अर्थ तो होता है राह पर चलने वाला, लेकिन यहाँ प्रकृति, प्रेम और कल्पना ये दोनों प्रमुख है यहाँ पर। और इसमें यह मूल संदेश है कि प्रकृति ही अति सुंदर है, मनोहर है। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। अपनी रक्षा के लिए प्रकृति को सुरक्षित रखना हमारा दायित्व है। उसका नैसर्गिक सौंदर्य के लिए और मानव के हित के लिए प्रकृति का सुरक्षित रहना और सुरक्षित रखना हमारा मूल कर्तव्य है। पथिक कविता को देखते हैं। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। तो यह कितना सुंदर दृश्य है कि जो प्रकृति होता है वह प्रतिक्षण नूतन वेश बदलता है, रंग बिरंग हर ऋतुएं बदलती रहती हैं। यहाँ पे उसी का जिक्र है। रवि के सम्मुख अर्थात सूर्य के सामने थिरक रही है नभ में वारिद माला। नभ में जो वारिद माला है, जो बादलें हैं, वो थिरक रही हैं। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। नीचे नीला समुद्र है, बहुत मनोहारी दृश्य है उसका, और ऊपर नील गगन है, नीला आसमान है। घन पर बैठ बीच में विचरू, यही चाहता मन है। जो कवि है वो कहता है कि घन पर बैठ अर्थात बादल पर बैठकर बीच में विचरूं, बीच में मैं घूमूं, यही चाहता है मेरा मन। अर्थात ऊपर नील गगन है और नीचे नील समुद्र है, और बीच में बादलों पर बैठकर वह विचरण करना चाहता है। क्या कल्पना है कवि की, देखिए, और कितना मनोहर यह दृश्य है। फिर है दूसरा। रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। यहाँ पर देखिए, ये भी बहुत सुंदर दृश्य है। रत्नाकर अर्थात सागर गर्जन करता है, सागर से बहुत आवाज़ें आती हैं। मलया नील बहता है, हवाएं चलती हैं। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय, अर्थात वो अपने प्रिय से कह रहे हैं कि ये प्रिय, हरदम यह हौसला हृदय में भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। इस विशाल अर्थात इतना गहरा समुद्र जो होता है, उस विस्तृत समुद्र में मैं बैठ जाऊं लहरों पर। लहरें हमेशा आती जाती रहती हैं समुद्र में, वो तो कभी रुकती नहीं है। तो कवि की अपने प्रिय से कहता है कि हे प्रिय, यही इच्छा है मेरी कि इन लहरों पर मैं बैठ जाऊं, रत्नाकर के घर में अर्थात समुद्र में मैं लहरों पर बैठ जाऊं और कोने कोने में जाऊं, फिरूं, विचरण करूं। यही कहने का यहाँ कवि का तात्पर्य है। फिर है अगला। निकल रहा है जलनिधि तल पर, दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। यहाँ पर कवि ने सूर्योदय के समय समुद्र के सौंदर्य का वर्णन किया है कि सूर्योदय के समय सूर्य आधा जल के ऊपर और आधा जल के भीतर है सूर्य। यह
अर्धबिंब मनोहारी लग रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो लक्ष्मी के स्वर्ण मंदिर का कंगूरा है। कंगूरा अर्थात वो जो मंदिर होता है उसके ऊपर जो गुंबद टाइप का होता है उसको कंगूरा कहते हैं। और जल में पड़ता बिंब लहरों से तट तक ऐसा लगता है कि स्वर्ण सड़क बना दी हो। जल में पड़ता जो बिंब है वो लहरों से तट तक ऐसा लगता है कि स्वर्ण सड़क बना दी हो। कितना सुंदर दृश्य है। जो सूरज का जो सूरज की किरणें हैं वो ऊपर से ऐसी प्रतीत हो रही हैं जैसे मंदिर के लिए सड़क बन गया है स्वर्ण का। फिर अगला पंक्ति है कि निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। तो यहाँ पर अपनी प्रिय से कहते हैं कि निर्भय बिना डर के दृढ़ गंभीर भाव से जो सागर है वो गरज रहा है। सागर से आवाज़ें आ रही हैं। लहरों पर लहरों का आना, सागर में लहरें आ रही हैं जा रही हैं। उसके पास कवि बैठा है, सुंदर अति सुंदर है। उसे महसूस कर रहा है, अनुभव कर रहा है कि कितना सुंदर है, अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। ऐसा दृश्य, मनोरम दृश्य देखकर जो आंखों को अनुभूति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, क्या कोई ऐसा सुख प्राप्त कर सकता है। अनुभव करो हृदय से हे हे प्रिय, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। सस्मित बदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। कितना सुंदर दृश्य है यह, क्या कवि की कल्पना है। जैसे कि अर्धरात्रि के गहन अंधकार जब संसार को ढक लेता है और अंतरिक्ष पर तारे छिटक जाते हैं, संसार का स्वामी मुस्कान के साथ धीमी गति से आता है। संसार का स्वामी अर्थात सूर्य को कहा गया है। धीमी गति से आता है और तट पर खड़े होकर आकाश गंगा के लिए मधुर गीत गाता है। संसार के इस कार्य पर चंद्रमा है हंसने लगता है। जो चंद्रमा है ये अगली पंक्ति में है। अभी तो जब जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को चिटका देता है। सस्मित बदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। इसके बाद है पंक्ति, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र बिहस देता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। यह सुबह उषा काल की, अब यह उषा काल में जो चीज़ें होती हैं, प्रकृति में जो परिवर्तन होता है उसका दृश्य उकेरा गया है यहाँ पर। कि यहाँ पर संसार के इस कार्य पर चंद्रमा हंसने लगता है। वृक्ष अपने पत्तों पर फूलों से शरीर सजा लिए हैं। पक्षी भी हर्ष से कलरव करने लगते हैं और पुष्प भी सुगंध बिखेरने लगते हैं। तो यहाँ पे जो पक्षियाँ होती हैं, जब सुबह होता है तो सबसे पहले वही चहचहा उठती हैं। तो उन्हीं सब का फूल जो होते हैं वो अपना सुगंध बिखेरने लगते हैं। जो वृक्ष होते हैं वह अपने पत्तों को जो वृक्ष अपने पत्तों पर फूलों से शरीर सजा लेते हैं। पक्षी भी हर्ष से कलरव करने लगते हैं और पुष्प भी सुगंध बिखेरने लगते हैं। अब अगला देखते हैं पंक्ति, वन उपवन गिरिसान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ, किरण जलद पर प्यारी।
लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। तो इस पंक्ति का आशय है, यहाँ पर जो कवि है वो भाव विभोर हो जाता है। कवि प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत है। उसके अनुसार प्रकृति की प्रेमा भक्ति से वन, उपवन, पहाड़, समुद्र, तल व वनस्पतियों पर मेघ बरसते हैं। प्रकृति की इस लीला को देखकर कवि स्वयं भी भावुक हो जाता है। प्रकृति की प्रेम वर्षा देखकर कवि की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। यह पंक्ति का आशय है। अब अगली पंक्ति है और आखिरी है। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बनकर इसके बनु विश्व की बानी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है। आहा, प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर है। इसका आशय है, कवि की यह इच्छा है कि कितना मधुर है यह प्रकृति, और इसमें अक्षर बनकर मैं यह विश्व की बानी बनूं, और स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है। कितनी शांति है, कितना पवित्रता है इस प्रकृति में। आहा, प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर है। यह कितना प्रेम करने लायक है प्रकृति। तो यहाँ पर यह भी कवि चाहता है कि जो प्रकृति से जुड़े रहना आवश्यक है। प्रकृति बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। और यह इस प्रकार हमने यहाँ कविता समाप्त हो गई। यहाँ पे कविता देखा और इसका अर्थ देखा। यहाँ आशय स्पष्ट करे, सस्मित बदन जगत का स्वामी मृदुगति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। ये हम लोगों ने ऊपर देखा। अब कुछ शब्द छवियां हैं, देख लेते हैं। वारिधमाला अर्थात गिरती हुई वर्षा की लड़ियाँ। वारिधमाला का अर्थ होता है गिरती हुई वर्षा की लड़ियाँ। रत्नाकर सागर, मलयानिल मलय पर्वत जहाँ चंदन वन है, से आने वाली शीतल सुगंधित हवा। और कंगूरा गुंबद को कहा जाता है, बुर्ज को। असवारी सवारी, अंतरिक्ष आकाश धरती और आकाश के बीच की खुली जगह। अंतरिक्ष का अर्थ है आकाश, धरती और आकाश के बीच की खुली जगह। और सानु मतलब होता है समतल भूमि। आत्म प्रलय अर्थात स्वयं को भूल जाना। और विश्व विमोहनकारी संसार को मुग्ध करने वाली। इस प्रकार यहाँ पे समाप्त हुआ। धन्यवाद।